आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ के बारे में। और इंटरनेशनल लॉ में हम स्पेसिफ़िकली जो टू मेन अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल लॉ के, यानी नेचुरलिस्ट और पॉजिटिविस्ट, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा अगर इस वीडियो का ओवरव्यू लें तो हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेट क्या चीज़ है, और फिर ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन होगी कि स्टेट जो है, हम स्टेट को ओबे क्यों करते हैं या स्टेट वजूद में ही कैसे आई। इन चीज़ों के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे कि इंटरनेशनल लॉ क्या है और इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस क्या है उनके बारे में, और उनके इंटरनेशनल लॉ के कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं, क्या क्या इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट मैटर्स हैं, और फिर अप्रोचेस टू द इंटरनेशनल लॉ यानी पॉजिटिविस्ट और नेचुरलिस्ट के बारे में, और फिर उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई। इन चीज़ों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज़ अ स्टेट। तो स्टेट की जो है कोई ऐसी सेटल्ड यूनिफाइड डेफिनीशन हमें नहीं मिलती, लेकिन 1933 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसको मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कहते हैं। उसके आर्टिकल 1 में दो उसमें भी स्टेट को डिफ़ाइन नहीं किया गया था, लेकिन उसमें कुछ क्वालिफ़िकेशंस दी गई थी कि अगर किसी जगह में ये खूबियाँ होंगी तो उसको हम स्टेट डिक्लेयर करेंगे। और वो क्या थी, तो उसमें सबसे पहला था कि उसकी परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, सॉवरेन गवर्नमेंट उधर होनी चाहिए या सॉवरेनिटी होनी चाहिए, वो अपने फ़ैसले करने में ख़ुद मुख्तार हो, और फिर एक प्रॉपर गवर्नमेंट उसकी होनी चाहिए। यानी ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत डिटेल में चला जाएगा। बस यही बात आप याद रखिए कि ये चार चीज़ें अगर होंगी तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे। तो अब आगे जाके, और इससे पहले भी फ़िलोसोफर्स ने भी इन्हीं चीज़ों को मिक्स अप करके स्टेट को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, और यही क्वालिटीज़ अगर होंगी तो फिर हम उसको स्टेट कहेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि स्टेट की ओरिजिन कैसे हुई, या बेसिकली इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में लाएं तो हम स्टेट को ओबे क्यों करते हैं। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब अगर हिस्ट्री में जाके देखें तो बहुत ज़्यादा सोशल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट पे इस पे काम किया है कि स्टेट की ओरिजिन कहाँ से होती है। तो सबसे जो मेन थ्योरीज़ हैं वो मैं जनरली उनको ब्रीफली अगर डिस्कस करूँ तो सबसे पहले आता है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। इसके मुताबिक ये है कि हम किंग को या एक स्टेट को ओबे इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपॉइंटेड बाय गॉड होता है, यानी वो किंग को एजेंट ऑफ गॉड कहते हैं। और उनका मानना ये होता है कि किंग के जो अंदर जो पावर है या किंग जो रूल कर रहा है, ये पावर्स ये गॉड से डिराइव कर रहा है, यानी गॉड उसको ये पावर दे रहा है कि वो हम पे रूल करे, जिसकी वजह से ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम किंग की ओबीडियंस करें या किंग को ओबे करें। यानी अगर हम उसको डिसओबे करेंगे या उसकी डिसओबीडियंस करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं। यानी जो किंग का मर्तबा है वो एक रिलीजियस जो है वो लीडर का है, और वो रिलीजियस लीडर अपनी तमाम जो खुसूसियात हैं या जो अपनी तमाम पावर्स हैं वो गॉड से डिराइव कर रहा है, और अगर उसकी हम नाफरमानी करेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। तो ये थी एक जनरल व्यू कि इस तरह से स्टेट ओरिजिनेट हुआ था। दूसरी जो थ्योरी है वो है फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी जो है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि स्टेट जो है वो फोर्स की वजह से वजूद में आया था। यानी एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने एक एरिया को कंट्रोल किया। उन्होंने उस एरिया को कंट्रोल करने के बाद उसमें जितने लोग थे उनको अपने मातहत कर दिया, उनको मजबूर किया कि वो उनकी बात माने, और यही सबमिशन जो है ये आगे जाके स्टेट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये फोर्स थ्योरी के मानने वालों का कहना है। और फिर आती है हिस्टोरिकल या एवोल्यूशनरी थ्योरी। इनके मुताबिक ये है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है लोग इवोल्व होते गए, सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स होती गई, यानी पहले फैमिलीज़ थी, फैमिलीज़ से ट्राइब्स बनी, ट्राइब्स से लार्जर एरियाज़ बने, लार्जर एरियाज़ से फिर स्टेट्स बने। यानी इसके बीच में बहुत सारे और भी स्टेजेस एवोल्यूशनरी में डिस्कस हैं, लेकिन सिंपली इनका भी यही मानना है कि एक स्टेट सिंपल स्ट्रक्चर था, फिर वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स जब हो गया तो अब उसको गवर्न करने के लिए एक सॉवरेन पावर चाहिए था। तो उस सॉवरेन पावर का जो खला है वो स्टेट अथॉरिटीज़ ने फुल किया, और इसी तरह से स्टेट वजूद में आया। अब इनका ये मानना है जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के भी 3 वर्जन्स हमें मिलते हैं, एक थॉमस हॉब्स का, दूसरा जॉन लॉक का, और तीसरा जे जे रोस्सेau का।
अगर हम थॉमस होब्स का देखें तो हम इसको अगर कंपैरेटिव लेके जाएं तो ये ज़्यादा शॉर्ट भी होगा और ज़्यादा आसान भी होगा समझने के लिए, क्योंकि ये इस पे फोकस्ड वीडियो नहीं है, तो मैं इसको भी बहुत ब्रीफली डिस्कस करूँगी। अब जो थॉमस होब्स है उसके अकॉर्डिंग जो नेचुरल स्टेट थी, यानी पहला ज़माना था, स्टेट से पहला वाला जो टाइम था, उसमें इंसान जो था वो सेल्फ सीकिंग था, पावर सीकिंग था, और वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था और एक फ़ियर के स्टेट में इंसान ज़िंदगी गुजार रहा था। यानी कोई सोसाइटी नहीं थी और इंसान को हर वक्त मौत का डर रहता था। अब इस डर की वजह से उसने क्या किया, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया थॉमस होब्स के अकॉर्डिंग। उसने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो कमज़ोर थे उन्होंने पावरफुल की जो पावर है, रूल है, उसको एक्सेप्ट किया और उनको उनके सामने अपनी सबमिशन रख दी। यानी उन्होंने उनके सामने ये सर झुका लिया इन्होंने, और उन्होंने एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि आप हमें प्रोटेक्ट करें, हम आपकी बात मानेंगे। और इसी तरह से ये एक सोसाइटी या एक स्टेट वजूद में आया। ये है थॉमस होब की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब इसमें ये बात याद रखिए कि यहाँ पे जो थॉमस होब जो सोवरेन गवर्नमेंट या सोवरेन को जो पावर दे रही है वो अनलिमिटेड पावर इसको दे रही है। यानी उसके मुताबिक ये है कि जो सोवरेन है वो फाउंटेन ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस है और इसके ख़िलाफ़ कोई भी बगावत नहीं कर सकता। ये थॉमस होब्स की बातें हैं। अब अगर हम जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को देखें तो उसके मुताबिक जो नेचुरल स्टेट था, यानी स्टेट बनने से पहले का ज़माना जो था, उस वक्त भी लोग बहुत आराम से पीसफुल एग्जिस्टेंस था, ना कोई कत्ल गारत थी, मतलब पीसफुल तरीके से लोग रह रहे थे। और इसका ये भी मानना था कि कुछ ऐसे राइट्स थे जो मैन जो है वो एक्वायर करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लैंड एक्वायर, प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, या ये चीज़ें तमाम उस वक्त भी थी, यानी स्टेट से पहले भी थी। उसके बाद अब ये कॉन्ट्रैक्ट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैसे वजूद में आई या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे वजूद में आई, तो जॉन लॉक के मुताबिक ये थ्योरी कंसेंट की वजह से आई। यानी दो किस्म के कॉन्सेंट हो सकते थे, एक था इस एक्सप्रेस और दूसरा है टैसिट कॉन्सेंट। तो अगर हम देखें तो सोसाइटी जो है वो आराम आराम से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने लग रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जगह पे मेरी लैंड है और दूसरी जगह पे दूसरे बंदे की लैंड है, तो वो उसके लैंड के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर रहा था, और वो दूसरा वो एक जो उसके राइवलर है या उसके सामने जो बंदा है उसके लैंड पे कब्ज़ा नहीं कर रहा था। तो वो एक किस्म से टैसिट एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि वो एक दूसरे के ऊपर लड़ाई नहीं करेंगे या एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। इसी तरह से उन्होंने जब ये चीज़ें सीखी तो उन्होंने एक एक्सप्रेस कॉन्सेंट दे दी, और उस एक्सप्रेस कॉन्सेंट के नतीजे में उन्होंने एक स्टेट बनाई, और वो स्टेट उस स्टेट के नतीजे में रूलर आ गए और वो रूलर उन पे रूल करने लगे। यानी इसका सिंपली मकसद ये था कि ये एक कॉन्सेंट लोगों ने ख़ुद मतलब वॉलेंटरली तौर पर इसको जन्म दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट को, और उसको मानते हैं ये लोग। अब इसने एक और पॉइंट इसमें ये भी जॉन लॉक ने कहा है कि अब जो लोग हैं वो इसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट भी कर सकते हैं। यानी ये ऑप्शन सिर्फ जॉन लॉक देता है। थॉमस हॉब्स की अगर कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में देखें तो वो कहता है कि वो सॉवरेन के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जॉन लॉक के अकॉर्डिंग वो जो लोग हैं वो उस कॉन्सेंट से उसको ब्रीच आउट भी कर सकते हैं, वो रिवोल्ट भी करेंगे। कब रिवोल्ट करेंगे? जब जिस चीज़ के लिए उन लोगों को सॉवरेन को जो पावर दी गई थी अगर वो उनको फुलफ़िल नहीं करेगा, तब जो लोग हैं वो उसके ख़िलाफ़ बगावत कर सकते हैं। यानी उसने तो अगर देखें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया है कि कुछ पर्सनल राइट्स जो हैं वो सबमिट किए गए हैं गवर्नमेंट को, मतलब कुछ जो फैसले करने की सलाहियत है वो गवर्नेंस वालों को दी गई है, लेकिन उनकी जो नेचुरल राइट्स हैं वो अब भी उन लोगों के पास ही है। तो अगर वो उन नेचुरल राइट्स उन पर्सनल राइट्स को इन्फ्रिंज करेंगी वो सोवरेन, तो ये लोगों का हक है कि वो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकें। यह है जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। अगर हम जे रोसेव को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा दरमियाने तरीके से चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग भी यही है कि जो नेचुरल स्टेट था, यानी जो स्टेट बनने से पहले का टाइम था, तो उस टाइम पे लोग बड़े वो बहुत खुश रहते थे, कंटेंटेड लाइफ थी और नेचुरल स्टेट बहुत अच्छा था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है जनरल विल। एक जे रोसेव ने एक कॉन्सेप्ट का जिक्र किया, यानी जनरल विल। अब जनरल विल का क्या मतलब था? तो जनरल विल दो विल से बनता है, एक्चुअल विल और रियल विल।
जे रोसो के मुताबिक हर इंसान के अंदर एक्चुअल विल होता है और रियल विल होता है। एक्चुअल विल ये है कि वो सेल्फिश है इंसान। इंसान हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, हमेशा ये सोचता है कि किस काम में उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा वो काम करेगा। और जो रियल विल है वो सेक्रीफाइसिंग नेचर का है, यानी मतलब किसी दूसरे के बंदे के बारे में सोचना। तो ये दोनों चीज़ें इंसान में होती है और जे रोसो के अकॉर्डिंग इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ही इंसान ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद रखी। यानी इंसान ने कुछ चीज़ें अपने लिए की और कुछ चीज़ें दूसरे बंदे के लिए की। यानी अगर हम जनरली अगर इसकी एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन गवर्नमेंट कर रही थी और मैं दूसरे की प्रॉपर्टी में इंट्रूड नहीं कर रही थी। यानी मैंने अपनी जो रियल विल थी, एक में मैंने अपनी एक्चुअल विल पर तरजीह दी और दूसरे में मैंने अपनी रियल विल पर तरजीह दे दी। यानी इस तरह की कलेक्टिवनेस डिसीजन से हर एक इंसान ने कुछ राइट्स दे दिए, कुछ राइट्स ले लिए, कुछ सेक्रीफाइस कर लिए, कुछ बेनिफिट्स हासिल कर लिए। इन कलेक्टिव डिसीजन के नतीजे में एक कॉन्ट्रैक्ट बना और उस कॉन्ट्रैक्ट को जे रोसो नाम देते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो ये थी जनरली जो थ्योरीज थे वो ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कशन थी। अब हम जाते हैं कि इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन के ऊपर। तो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन हमें सबसे ज़्यादा और या नज़र आती है, या ये वर्ड इंटरनेशनल लॉ जो है ये नज़र आती है जर्मी बेंथम की राइटिंग्स में। जर्मी बेंथम ने लॉ ऑफ नेशन को एज ए इंटरनेशनल लॉ करके इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ की बहुत सारी और भी डेफिनेशंस हमें मिलती हैं डिफरेंट स्कॉलर्स के थ्रू। अब हम अगर जनरली इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स को डिस्कस करें तो इसका क्या मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट, तो जनरली फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए बना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स देता है और इसी तरह कुछ राइट्स उनसे, कुछ ड्यूटी उनसे एक्सपेक्ट भी करता है। इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल लॉ में देखें तो इंटरनेशनल लॉ में जो स्टेट है वो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं और इंटरनेशनल लॉ कुछ राइट्स उनको देता है और कुछ ड्यूटी उनसे मांगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट्स ऑफ सेल्फ डिफेंस उसको देता है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उसको देता है। और अगर हम ड्यूटी का जिक्र करें तो नॉन इंटरवेंशन या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू पीसफुल मींस, ना कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या वॉर पे रिजॉल्व करना, तो ये इनकी चंद ड्यूटीज़ हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल लॉ की डेफिनीशन या इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट को और भी इंक्रीज़ किया गया था, वाइडर किया गया था और इसमें डिफरेंट NGOs को भी इंक्लूड किया गया था कि ये भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट होंगे, इंडिविजुअल्स को भी, और डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये जैसे कि यूनाइटेड नेशन, उन सारी चीज़ों को भी इनमें डिस्कस किया था। और जनरली अगर इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स के बारे में अगर डीपली स्टडी करें तो इसके मुताबिक 3 थ्योरीज हमारे पास है। एक रियलिस्ट थ्योरी, दूसरा फिक्शनल थ्योरी और जो लास्ट वन है वो फंक्शनल थ्योरी है। तो ये भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इनके कि ये डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का और कौन सा नहीं है। इन थ्योरीज में ये चीज़ें हमें मिलती हैं। अब जो हम मेन टॉपिक पे जब आते हैं तो वो है नेचुरलिस्ट थ्योरी, यानी अप्रोचेस टू इंटरनेशनल लॉ, जो नेचुरलिस्ट थ्योरी और पॉजिटिविस्ट थ्योरी है। अब जो नेचुरलिस्ट थ्योरी हैं उनका अप्रोच ये है कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये मॉरलिटी पे बेस है, या मोर स्पेसिफिकली रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे ये बेस है। यानी जो हम कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ में, कोई एम्बेसडर को ना मारना या इम्यूनिटी देना एम्बेसडर्स को, या बहुत सारे और भी जो वॉर्स हैं, रूल्स हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के ये सारे नेचुरल थ्योरी पे बेस है, मॉरलिटी पे बेस है या रिलीजियस लॉज पे बेस है। और इसके अपोजिट अगर हम पॉजिटिविस्ट थ्योरी को डिस्कस करें तो उसके मुताबिक ये क्या है कि इंटरनेशनल जो है लॉ जो है वो कंसेंट पे बेस है। यानी कंसेंट ऑफ स्टेट जब होगी तब इंटरनेशनल लॉ बनेगी। इनकी अथॉरिटी या इनकी जो पावर है इंटरनेशनल लॉ की, ये सब कुछ कंसेंट से आता है। अगर स्टेट चाहे तो इसको इन्फोर्स कर सकते हैं, अगर स्टेट ना चाहे तो इसको इन्फोर्स नहीं भी कर सकते। इसी सिलसिले में अगर हम नेचुरल लॉ थ्योरी या नेचुरलिस्ट के डेवलपमेंट को देखें तो
इनकी जो डेवलपमेंट है ये सबसे पहले एंशियंट रूट्स इनकी हमें ग्रीक से मिलती है। यानी जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पेलोपोनेशियन वॉर में बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो विदाउट कंसेंट स्टेट फॉलो अप कर रहे थे। यानी जो अलाइंसेस बनाना, मिल के एक जगह से दूसरी जगह पे हमला करना, और जो जंग के दौरान जो रूल्स थी, तो ये सारी चीज़ें नेचुरल लॉ पे बेस्ड थी, यानी मोरालिटी पे बेस्ड थी, और लोग उनको फॉलो कर रहे थे। इसके अलावा आगे जाके अगर हम मिडेवल इन्फ्लुएंस में भी देखें, मिडल एजेस, अर्ली मिडल एजेस में भी देखें, तो ये जो नेचुरल लॉ टेंडेंसी थी इसको एक और रंग दिया गया। यानी कैथोलिक चर्च जो थी उन्होंने क्या किया कि जितने भी ये जो मॉरल बेस प्रिंसिपल थे उनको रिलीजियस टच दिया गया और उनको और भी अपहेल्ड किया गया। यानी नेचुरल लॉ थ्योरीज जो थी वो इस ज़माने में और भी रिफ़ाइन होती गई। यानी इंटरनेशनल लॉ की जो बेसिस है वो उनके मुताबिक ये है कि ये और भी रिफ़ाइन इस टाइम हुई जब कैथोलिक चर्च ने रिलीजियस कलर देकर उनको और भी हाईलाइट किया उन प्रिंसिपल्स को। फिर जब हम अर्ली मॉडर्न पीरियड में आते हैं तो अर्ली मॉडर्न पीरियड में भी बहुत सारे ऐसे फ़िलासफ़र या स्कॉलर्स हैं जो नेचुरल लॉ थ्योरी को अपहेल्ड करते हैं। जिस तरह हुगो ग्रोशियस हो गया, फ्रांसिस de विक्टोरिया हो गया। तो ये दो हुगो ग्रोशियस जो है इनके ये स्टेट कंसेंट को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि हम मोरालिटी को इग्नोर नहीं कर सकते जब हम इंटरनेशनल लॉ की बेसिस की बात करते हैं या इंटरनेशनल लॉ को अप्रोच करने की बात करते हैं। तो इसमें मोरालिटी का बहुत बड़ा किरदार है, ये इसकी बेसिक्स हैं, इसके ही ऊपर रहकर इंटरनेशनल लॉ आगे हमारे पास इस शक्ल में आई है। इसी तरह अगर आगे जाके हम पॉजिटिविस्ट डेवलपमेंट को देखें तो पॉजिटिविस्ट जो है ये इनकी इमर्जेंस होती है तब होती है जब लीगल स्कॉलर लाइक जर्मी बेंथम और जॉन ऑस्टिन ये डेफिनेशन देते हैं इंटरनेशनल लॉ की, और ये स्पेसिफिकली इंटरनेशनल लॉ को इन टर्म्स ऑफ कंसेंट डिफ़ाइन करते हैं। यानी अगर स्टेट एग्री करते हैं तो ये लॉ जन्म लेती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस टाइम में मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे ट्रीटी बेस्ड जो है डिसीजन होते हैं, और इन्हीं ट्रीटी बेस्ड डिसीजन में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ डेवलप होता जाता है। यानी लोग दो चीज़ों पे एग्री कर जाते हैं, वो प्रिंसिपल फिर यूनिवर्सल बन जाती है, फिर हर स्टेट उसको ओबे करती है। स्पेसिफ़िकली हर एक रूल के लिए इस तरह नहीं होता, लेकिन जो रूल्स जो मोरालिटी को भी टच कर रहे थे, जो कॉन्सेंट को भी टच कर रहे थे, तो उनको इस तरह लीगली बाइंडिंग करते जा रहे थे। और फिर आगे जाके हम देखते हैं कि स्टेट सॉवरेनिटी की बात बहुत ज़्यादा आती है लोगों स्टेट्स के दरमियान, जो नेशन स्टेट की इमर्जेंस के बाद। तो ये चीज़ें भी पॉजिटिविस्ट जो एटीट्यूड था इंटरनेशनल लॉ की तरफ उसको ज़्यादा अपहेल्ड करता है। लेकिन अगर हम अभी के मॉडर्न टाइम में देखें तो ये जो दोनों अप्रोचेस हैं ये साइड बाय साइड चल रही हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम इनको कम्प्लीटली ना तो हम पॉजिटिविस्ट लॉ अप्रोच को इग्नोर कर सकते हैं, ना हम नेचुरल लॉ को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर ये दोनों इंटरनेशनल लॉ की बेसिस बनाती हैं। अगर हम जनरली देखें तो ट्रीटी लॉ में अब भी इंटरनेशनल लॉ की बेसिस हमें मिलती हैं। और अगर हम ह्यूमन राइट्स को देखें, फॉर एग्जांपल यूडीएचआर को ही अगर ले लें, तो यूडीएचआर में जितने प्रिंसिपल्स हैं वो सारे नेचुरल लॉ या मोरालिटी पे बेस हैं। उनकी जो एग्जिस्टेंस है या उनकी जो वैलिडिटी है वो सारी हमें नेचुरल लॉ से मिलती हैं। इसी तरह ट्रीटी लॉज जो हैं वो सारे हमें ट्रीटीज़ या कॉन्सेंट ऑफ स्टेट या सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट के बेस पे मिलती हैं। तो ये दोनों अप्रोचेस साइड बाय साइड इंटरनेशनल लॉ को लेके चल रही हैं।